आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने बहुत ही कम समय के लिए 5 वर्ष तक ही शासन किया, पर उसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में विवाद है। यदि फरिश्ता का विश्वास किया जाए तो वह मलिक तुगलक और पंजाब के एक हिंदू जाटनी का पुत्र था। मलिक तुगलक जो था वो बलबन का एक गुलाम था, परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि गयासुद्दीन अपने भाइयों के साथ खुरासान से जीविका तलाश करने भारत आया था और सुल्तान अलाउद्दीन की सेवा में नियुक्त किया गया था। इतना निश्चित है कि उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था और वह स्वयं अपनी योग्यता एवं पराक्रम के द्वारा एक सामान्य स्थिति से उन्नति करता हुआ आगे बढ़ा। मंगोलों के विरुद्ध बार बार पराक्रम दिखाने पर कारण अलाउद्दीन जो था वो उसे प्रभावित हुआ और 1305 में उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त कर दिया। सुल्तान बनने से वो पूर्व वैसी पद पर बना रहा। जब खुसरो ने मुबारक शाह की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया तो गयासुद्दीन ने विद्रोह कर दिया और सेना से दिल्ली की तरफ कूच किया। खुसरो की पराजय और मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों की स्वीकृति के बाद 8 सितंबर 1320 को वो सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार एक नए राजवंश का अध्याय प्रारंभ हुआ। गयासुद्दीन जब शासक बना तो उसके सामने अनेक कठिनाइयां थी। यद्यपि गयासुद्दीन अमीरों की सर्वसम्मति से सुल्तान बना था और जनता में भी उसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, फिर भी उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुबारक शाह और खुसरो के शासनकाल में अलाउद्दीन द्वारा स्थापित व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी और सुल्तान पद की जो मान मर्यादा थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। मुबारक शाह और खुसरो ने अमीरों और सैन्य अधिकारियों का समर्थन पाने के लिए जिस प्रकार से धन का अपव्यय किया था, उससे एक तरफ तो अमीरों की स्वार्थ लिप्सा ने स्वामी भक्ति का गला घोंट दिया और दूसरी तरफ राजकोष जो था वो खाली हो चुका था। अलाउद्दीन की कठोर लगान व्यवस्था से परेशान होकर बहुत से लोगों ने कृषि कर्म को ही त्याग दिया और बाद में शासकों ने भी कृषि की स्थिति को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे कृषि की स्थिति जो थी वो भी दयनीय थी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सत्ता का प्रभाव क्षीण होने से समूची सल्तनत की राजनीतिक अव्यवस्था और असंतोष फैला हुआ था, जिसका लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदार और कुछ हिंदू शासक अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की कोशिशें करने लगे थे। सिंध के अमीर उमर ने ठट्टा और सिंध के निचले क्षेत्र को जीतकर एक स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करना शुरू कर दिया था। गुजरात में भी सुयोग्य सूबेदारों की बार बार की गई हत्याओं और विद्रोहों से जनता में भारी असंतोष था। राजपूताना के शासक भी दिल्ली की प्रभुसत्ता मानने को तैयार नहीं थे और कुछ राज्यों ने तो अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी थी। मध्य भारत में भी दिल्ली जो सल्तनत का नियंत्रण था वो ढीला पड़ रहा था। पंजाब में लड़ाकू खोखरों और नव मुसलमानों ने लूटमार से अशांति फैला रखी थी। बंगाल का उपद्रवी सूबा अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ही दिल्ली से अलग हो गया था। दक्षिण और सुदूर दक्षिण के हिंदू राज्यों पर भी अब सल्तनत का जो प्रभाव था वो ढीला हो चुका था, पहले जैसा नहीं था। इस प्रकार सुल्तान बनते ही गयासुद्दीन को इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन पर अपने व्यक्तिगत गुणों, सैनिक प्रतिभा, दीर्घ प्रशासनिक अनुभव और निपुण नीति निपुणता के कारण उसने विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और गौरव को पुनः स्थापित किया। तो गयासुद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण थी उसकी गृह नीति, जो उसने सुधार किए, चाहे कृषि में हो, राजस्व में हो, धार्मिक नीति हो, यह अधिक महत्वपूर्ण है। सुल्तान का पहला कार्य अमीरों और जनता को संतुष्ट करना था। चूंकि वह शुद्ध तुर्कों की नस्ल का सरदार था, अतः बचे हुए अमीरों और अधिकारियों का विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने में उसे विशेष कठिनाई नहीं हुई। वह कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए उसने खुसरो के समर्थक अमीरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें उनके पदों पर रहने दिया, परंतु सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का उसने कठोरता के साथ दमन किया। सार्वजनिक शासन की सुविधा के लिए इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर राजकीय नियमों का एक संग्रह तैयार करवाया गया और उसे शासन का आधार बना दिया गया। वह योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति में विश्वास रखता था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए ताकि वे ईमानदारी एवं लगन के साथ काम कर सके। सुल्तान का एक मुख्य काम जो था वो था रिक्त राजकोष को भरना, जो कि खुसरो के काल में और अलाउद्दीन के बाद से ही खाली होना शुरू हो गया था। उसने उन लोगों की एक सूची तैयार करवाई जिन्होंने खुसरो के शासनकाल में अवैध रूप से धन अथवा जागीरें प्राप्त की थी अथवा जिनका समर्थन पाने के लिए खुसरो ने उन्हें भेंट और उपहार दिए थे। सुल्तान ने उन लोगों को समझा बुझाकर, डरा धमकाकर और कुछ को सजा देकर 1 वर्ष की अवधि में ही काफ़ी जो धन उन्होंने लिया था वो वसूल कर लिया वापस। केवल शेख निजामुद्दीन औलिया से वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि औलिया ने वह धन गरीबों में बांट दिया था। इसमें शेख और सुल्तान में जो आपसी संबंध थे वो भी कटु हो गए थे। इसके बाद गयासुद्दीन ने कृषि को
सुधारने का प्रयास किया, उस तरफ ध्यान दिया और इस संबंध में उसने किसानों के हितों की रक्षा करने की नीति का पालन करते हुए नए ढंग की लगान व्यवस्था लागू की। लगान वसूल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कमीशन के स्थान पर कर मुक्त भूमि दी जाने लगी। कृषि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से दीवान वजारत को आदेश दिया गया कि एक वर्ष में किसी भी प्रांत के राजस्व में 1/10 और 1/11वें भाग से अधिक वृद्धि न की जाए। कर वृद्धि बहुत ही धीरे धीरे कई वर्षों में की जानी चाहिए। निर्धारित करों से अधिक धन वसूल करना दंडनीय अपराध माना गया, परंतु सुल्तान ने इतनी छूट अवश्य दे दी कि यदि अमीर एवं मलिक 10 या 11 रुपए के साथ आधा रुपया इख्तियारी के रूप में वसूल कर लेते हैं तो उनके साथ अधिक छेड़छाड़ न की जाए। अलाउद्दीन के समय में भूमि नापने की जो परिपाटी थी उसको भी त्याग दिया गया और इसके स्थान पर पुरानी जो बटाई की प्रक्रिया थी, नस्ल की प्रथा थी, उनको लागू किया गया। किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार राजकीय ऋण देने की व्यवस्था की गई। अकाल अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से यदि फसल नष्ट हो जाती है तो भूमि कर माफ करने के आदेश भी जारी किए गए। सुल्तान का विश्वास था कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए करों की वृद्धि करने के स्थान पर कृषि क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसके लिए उसने सिंचाई की तरफ ध्यान दिया और नई नहरों का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। राजस्व व्यवस्था को सुधारने के साथ ही गयासुद्दीन ने यातायात के साधनों को सुधारने की तरफ भी ध्यान दिया। पुराने मार्गों की मरम्मत करवाई और आवश्यकता अनुसार पुलों का निर्माण करवाया गया। कुछ नई सड़कों का निर्माण कार्य भी उसने करवाया। डाक व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार किया। 2 या 3 मील की दूरी पर डाक चौकियां कायम की गई और वहां समाचार लाने ले जाने वाले हरकारों तथा घुड़सवारों को नियुक्त किया गया। समाचार 100 मील प्रतिदिन की रफ्तार से पहुंचाए जाते थे और दिल्ली से देवगिरी की डाक को जो समय लगता था वो 4 दिन का लगता था। मुबारक शाह और खुसरो के शासनकाल में पुलिस तथा न्याय व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। गयासुद्दीन ने पुराने नियमों तथा कुरान के सिद्धांतों के आधार पर एक नया न्याय विधान तैयार करवाया और उस सूची को समूची सल्तनत में इसी आधार पर न्याय प्रदान करने की आज्ञाएं जारी की गई। राजकीय ऋणों की वसूली के लिए दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं को बंद करवा दिया गया, परंतु सरकारी धन का गबन करने वालों के लिए कठोर दंड व्यवस्था रखी गई। पुलिस विभाग को भी पुनर्संगठित किया गया। बर्नी लिखता है कि पुलिस की उचित व्यवस्था से शांति और व्यवस्था कायम हो गई और राजकीय मार्ग जो थे वो सुरक्षित हो गए। लुटेरों से आतंकित होकर लूटमार जो धंधा उन्होंने कर रहे थे वो छोड़ दिया। लुटेरे भी आतंकित थे और उन्होंने भी कृषि कर्म अपना लिया, जिससे कृषि की वृद्धि हुई। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन की नीति को न तो प्रशंसनीय कहा जा सकता है और न ही अलाउद्दीन की भांति अत्यधिक कठोर। उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि लगान तथा अन्य कर वसूल करते समय हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए वे लोग धन की अधिकता से अंधे होकर विद्रोही एवं षड्यंत्रकारी न बन जाए और साथ ही साथ ऐसा भी न हो कि निर्धनता के कारण वे कृषि को ही त्याग दें। इस प्रकार गयासुद्दीन ने हिंदुओं से लगान वसूली का मध्यम मार्ग अपनाया था, जो एक विवेकपूर्ण कदम था। गयासुद्दीन एक उदार शासक था। उसने अपाहिजों, असहायों, अति निर्धन लोगों के प्रति एक दानशाला स्थापित की। उसने उलेमाओं, साहित्यकारों और विद्वानों को भी आश्रय दिया। सुप्रसिद्ध कवि एवं इतिहासकार अमीर खुसरो के लिए सुल्तान ने 1000 टंका वार्षिक पेंशन का आदेश दिया था। गयासुद्दीन ने सेना में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया। खुसरो ने सेना का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो धन पानी की तरह बहाया था, सुल्तान ने आदेश दिया कि 1 वर्ष के वेतन के बराबर धन तो सैनिकों के पास रहने दिया जाए, परंतु शेष धन को उनके वेतन से किश्तों के रूप में वसूल किया जाए। सुल्तान समय समय पर स्वयं सेना का निरीक्षण करता था और प्राय अपने सामने वेतन वितरित करवाता था। अलाउद्दीन ने अधिकांश सैनिक नियमों को उसने पुनः लागू किया और भीरू तथा विद्रोही सैनिकों की छुट्टी कर दी गई। इस प्रकार उसने सेना को फिर से संगठित किया। सुल्तान अपने निजी जीवन में ईश्वर से डरने वाला एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम के नियमों का बड़ी सावधानी के साथ पालन करता था और चाहता था कि जनता भी धर्मानुसार आचरण करे। उसके लिए उसने मुतासिब नियुक्त किए जिनका काम जनता की चारित्रिक उन्नति की तरफ ध्यान देना था। गयासुद्दीन ने मद्यपान, व्यभिचार, संगीत तथा नृत्य को धर्म विरोध मानकर बंद करवा दिया और संगीत के प्रश्न को लेकर तो उसका शेख ओलिया के साथ काफ़ी विवाद भी हुआ था। इस्लाम में आस्था रखते हुए भी गयासुद्दीन ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाई थी और न ही अनावश्यक रूप से उनका रक्त बहाया था।
अन्य जो उसकी नीति थी वो थी उसकी विदेश नीति, उसके साम्राज्य को पुनः संगठित करना, विस्तार करना। तो सबसे पहले उसने वारंगल पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन ने केवल सुल्तान पद की मर्यादा को ही पुनः स्थापित किया, अभी तो उन क्षेत्रों को भी पुनः सल्तनत के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जो मुबारक शाह और खुसरो के समय दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र सेन ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अतः 1321 में उसने युवराज उलुग खां को एक शक्तिशाली सेना देकर वारंगल के विरुद्ध भेजा। उलुग खां ने वारंगल की इतनी सख्त घेराबंदी की कि प्रताप रुद्र सेन को संधि वार्ता का प्रस्ताव रखना पड़ा। परंतु जब उलुग खां ने राजा को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने को कहा तो राजा ने आखिरी दम तक लड़ने का निश्चय किया। उसके पश्चात छापामार युद्ध पद्धति से उसने युवराज और दिल्ली के संपर्क मार्गों को काट दिया। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन नई नई अफवाहें फैलने लगी और अंत में तो यह अफवाह भी फैली कि सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में उलुग खां ने घेरा उठाया और सिंहासन पर अधिकार जमाने के लिए उसने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। इस प्रकार वारंगल के विरुद्ध पहला जो अभियान भेजा गया था वो विफल रहा। इब्न बतूता ने उलुग खां पर आरोप लगाया है कि सुल्तान की मृत्यु की अफवाह उसी ने फैलाई थी, परंतु अधिकांश इतिहासकार उसके इस कथन को नहीं मानते हैं। 1323 में गयासुद्दीन ने उलुग खां को पुनः वारंगल पर आक्रमण करने को भेजा। इस बार उसने यातायात के मार्गों को सुरक्षित रखने की तरफ विशेष ध्यान दिया और वारंगल की घेराबंदी का काम भी इतनी मुस्तैदी के साथ किया गया कि कुछ दिनों के बाद ही राजा, उसके परिवार के लोग और सरदार सभी शाही सेना ने पकड़ लिए। राजा को दिल्ली भेज दिया गया और सुल्तान के आदेशानुसार वारंगल को जो था दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया और विभिन्न नगरों एवं कस्बों में तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वारंगल को सीधे दिल्ली शासन के अंतर्गत लाकर सुल्तान ने बहुत बड़ी भूल की थी और जिसकी क्षति उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को उठानी पड़ी। डॉक्टर मजूमदार की मान्यता है कि सुल्तान ने उसे माफ कर उसका राज्य लौटा दिया और उसे एक अधीनस्थ राजा के रूप में शासन करना स्वीकार किया, क्योंकि दक्षिण भारत का जब पहला राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था पूर्ण रूप से, तो उसके कारण अब सल्तनत को और अधिक चौकसी, और अधिक योग्य शासक, और अधिक सुदृढ़ सेना की आवश्यकता पड़ी। तो उसका जो दुष्परिणाम है वो बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं, जब सर्वाधिक विद्रोह होते हैं दक्षिण भारत में। उसके पश्चात उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया। वारंगल से वापस लौटते समय उलुग खां ने उड़ीसा वाला मार्ग पकड़ा और उड़ीसा के उत्पल नगर पर आक्रमण कर दिया, जिसे जाजनगर भी कहती हैं। इस अभियान का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, केवल इतनी जानकारी मिलती है कि उलुग खां को बहुत से हाथी और धन हाथ लगा, जिसे लेकर वह दिल्ली लौट आया। उसके पश्चात मंगोल आक्रमण हुआ। 1324 में जब युवराज दक्ष अभियान पर गया हुआ था, उत्तर पश्चिम की ओर मंगोलों ने जबरदस्त आक्रमण किया, जिसकी सूचना मिलते ही गयासुद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना भेज दी। शाही सेना ने समय पर पहुंचकर मंगोलों को परास्त करके खदेड़ दिया। जिस समय गयासुद्दीन सुल्तान बना, बंगाल का सूबा दिल्ली से पृथक हो चुका था और अब गयासुद्दीन, शहाबुद्दीन तथा नासिरुद्दीन नामक 3 भाइयों में बंगाल की गद्दी के लिए उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। अंत में उसका बड़ा भाई गयासुद्दीन गद्दी पर बैठने में सफल रहा। सबसे छोटे भाई नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से अपने बड़े भाई के विरुद्ध सैनिक सहायता की याचना की, जो कि उसने स्वीकार कर ली। उसके पश्चात सुल्तान दिल्ली से चल पड़ा। मार्ग में तिरहुत के निकट नासिरुद्दीन भी सेवा में उपस्थित हो गया। सुल्तान ने जफर खां नामक सेनानायक को बंगाल की राजधानी लखनौती पर आक्रमण करने को भेजा। जफर खां ने सरलता के साथ बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को परास्त करके बंदी बना लिया और इसके बाद नासिरुद्दीन को शासक बना दिया गया। उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। वापसी में सुल्तान ने तिरहुत पर आक्रमण किया और फिर तेजी के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। जब सुल्तान बंगाल में था, उसे सूचना मिली कि युवराज उलुग खां शेख ओलिया का शिष्य बन गया है और संत ने उसे शीघ्र सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की है, तो वह आग बबूला हो उठा, क्योंकि सुल्तान ओलिया से नफरत करता था। अतः सुल्तान ने मार्ग में ही ओलिया को आदेश भिजवाया कि उसने दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही वो दिल्ली छोड़ दे। तब संत ओलिया ने कहा, हुजूर, दिल्ली दूर अस्त है, दिल्ली अभी दूर है। बंगाल की वजह से लौटकर आने की सूचना मिलने पर युवराज उलुग खां ने अपने पिता का स्वागत करते हुए तुगलकाबाद से कुछ दूरी पर स्थित अफगानपुर नामक स्थान पर एक लकड़ी का काम चलाऊ महल तैयार करवाया। ठीक समय पर युवराज स्थानीय लोगों के साथ सुल्तान का स्वागत करने अफगानपुर पहुंच गया। सुल्तान वहीं पर रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन राजधानी में प्रवेश करने का निश्चय किया। सायंकालीन भोजन के बाद जब अधिकांश अमीर और दूसरे लोग हाथ धोने के लिए बाहर निकल आए, तो लकड़ी का महल अचानक पृथ्वी पर गिर गया और सुल्तान गयासुद्दीन अपने छोटे पुत्र महमूद के साथ मारा गया। तारीख मुबारक शाही के अनुसार यह दुर्घटना फरवरी-मार्च 1325 में हुई थी।
सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अत्यधिक जटिल, रहस्यमयी एवं विवादपूर्ण घटनाओं में से एक है। समकालीन इतिहासकारों बर्नी और इब्न बतूता के परस्पर विरोधी विवरणों ने आधुनिक इतिहासकारों को और भी उलझा दिया है। अतः अभी तक इस समस्या का सही निर्णय अभी तक नहीं कर पाए हैं इतिहासकार। बर्नी के अनुसार सुल्तान जिस महल में ठहरा हुआ था उस पर अचानक बिजली गिर पड़ी और महल लड़खड़ा कर गिर पड़ा और सुल्तान दबकर मर गया। इसके ठीक विपरीत इब्न बतूता जो है वो लिखता है कि युवराज उलुग खान ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा और अफगानपुर के निकट लकड़ी का एक महल इस युक्ति से बनवाया गया कि इसके एक किनारे पर हाथियों को लाया जाए तो सारा महल धराशायी हो जाए। उल्लू खान ने योजना अनुसार कार्य किया और महल गिर पड़ा, जिसके कारण सुल्तान की मृत्यु हो गई। उल्लू खान ने तो कुछ विद्वान उल्लू खां को इसका दोषी मानते हैं और बर्निंग मानता है कि यह एक दुर्घटना थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बुलजले हेग, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, मजूमदार आदि आधुनिक इतिहासकारों ने इब्न बतूता को सही मानते हुए उल्लू खां को पितृहंता ठहराया है, जबकि डॉक्टर मेहंदी हसन, डॉक्टर बीपी सक्सेना बर्नी के विवरण को सही मानकर उल्लू खां को निर्दोष मानते हैं। हत्या के षड्यंत्र में शेख निजामुद्दीन औलिया को भी संबंधित मानते हुए इतिहासकार निजामुद्दीन ने लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु युवराज और शेख के षड्यंत्र का परिणाम थी। इस प्रकार इस दुर्घटना के बारे में सही मत अभी तक व्यक्त करना दुष्कर कार्य है। अब अगर हम गयासुद्दीन का मूल्यांकन करें तो वह एक सफल शासक रहा, हालांकि उसने सिर्फ 5 वर्षों तक शासन किया। सुल्तान गयासुद्दीन एक योग्य, उदार और प्रजाहितैषी सुल्तान था। उसने मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के उपरांत सल्तनत में जो चारों ओर अव्यवस्था फैली थी उसको समाप्त करके शांति एवं व्यवस्था कायम की। उसने अपने योग्य सैनिक अभियानों से दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व पुनः स्थापित किया और मंगोलों को खदेड़कर उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को भी कायम रखा। उसने इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने अमीरों और उलेमाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। यद्यपि वह धर्मभीरू, कोमल एवं उदार प्रकृति का शासक था, परंतु हिंदुओं के प्रति अधिक सहिष्णुता का परिचय नहीं दे पाया। शायद वह अपने युग की धार्मिक कट्टरता की सीमाओं को लांघने का साहस नहीं जुटा पाया। गयासुद्दीन को भवन निर्माण में रुचि थी। उसने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। उसने अपने समय के साहित्यकार और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, परंतु संगीत एवं नृत्य से उसे घृणा थी। वस्तुतः उसने बलबन और अलाउद्दीन जैसे शासकों के दोषों से दूर रहकर उनके गुणों को अपनाने का प्रयास किया, इसलिए वह एक सफल और लोकप्रिय शासक सिद्ध हुआ। उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा एवं गौरव को पुनः स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत के गौरव को भी बढ़ाया।